हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोट्टा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम 12th इकोनॉमिक्स की क्लास का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले ऊपर लिख दिया बच्चों की मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, यानी उसकी हेडिंग लिख दी मैंने। मैं समझाता हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। पहली बात तो अपन मांग को समझते हैं, डिमांड क्या है। डिमांड कौन करता है, कस्टमर करते हैं, अपन सब करते हैं, क्योंकि अपने को कोई ना कोई वस्तु तो मार्केट से खरीदनी है और काम में लेनी, इसलिए अपन उस चीज़ की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो कस्टमर की तरफ से अपने को सोचना है। तो अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड सीधा सीधा है प्राइस और डिमांड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस और डिमांड के ऊपर चलता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस कम है, समझिएगा कि किसी वस्तु की प्राइस कम है मार्केट में, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी क्या करेंगे, व्यक्ति सस्ती वस्तु खरीदना चाहेंगे। अगर कोई वस्तु सस्ती हो गई, मतलब उसकी कीमत कम हो गई, तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो गई, बढ़ गई। और इससे विपरीत हो गया कि किसी वस्तु की मान लीजिए प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई, बहुत बढ़ गई, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिमांड जो है, मांग का नियम जो है वो प्राइस से चलता है। प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ डिमांड जो मैंने अभी आपको बताया वो ऐसे सीधा सीधा सिंपल तरीके से लागू नहीं होता है। इसमें कुछ मान्यताएं होती हैं जिनको मानकर चलना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कुछ कंडीशंस ऐसी है जिन्हें आपको स्थिर रख के चलना पड़ेगा, फिक्स्ड रख के चलना पड़ेगा, तभी जाके मांग का नियम लागू होगा। बाकी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इसके जस्ट बाद में आपको पूरा समझने के बाद में आपको मांग के नियम की कुछ मान्यताएं बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, वहाँ एग्जाम में भी इसके साथ लिखनी है, तभी जाके जो है मांग का नियम लागू होगा। तो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो अन्य बातें जब स्थिर रहे, यानी कुछ मान्यताएं मानने के बाद अन्य बातें जब स्थिर रहे, तो यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कीमत का उल्टा होता है मांग का नियम। आप सभी जानते हैं, नॉर्मल बात है, मार्केट में अपन गए, अगर वस्तु सस्ती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, वस्तु महंगी है तो उसकी डिमांड कम होगी। इसे कहते हैं मांग का नियम। तो देखिए, जैसे मैंने वक्र में भी आपको बताया है कि P मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस है, किसी भी वस्तु की प्राइस जो है P है, यानी यहाँ से यहाँ तक ही है, इतनी सी कीमत है। लेकिन देखिए उसकी डिमांड कितनी है, मांग कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इतनी उसकी डिमांड है। यानी कीमत कम है, सस्ती वस्तु है, तो मांग क्या है, ज़्यादा है। अगर कीमत बढ़कर P से P1 हो गई, कीमत बढ़कर P से P1 हो गई, तो मांग जो है वो Q1 से कम होकर क्या हो गई, Q हो गई। यानी मांग कम हो गई और कीमत ज़्यादा हो गई। तो इस वक्र में, इस कर्व में आप सीधा देख पा रहे हैं कि कीमत कम तो मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा तो मांग कम। इसे कहते हैं मांग का नियम। अब अपन पढ़ते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। तो देखिए बच्चों, मैंने ये लिख दिया मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की टोटल 5 मान्यताएं होती है। और मान्यताएं किसे कहा जाता है कि इनको मानकर चलना पड़ेगा तभी मांग का नियम लागू होगा, बाकी मांग का नियम लागू नहीं होगा। हमेशा आप हर वस्तु में ये नहीं कह सकते हैं कि कीमत कम है तो उसकी मांग बढ़ेगी, कीमत ज़्यादा है तो उसकी मांग कम होगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मांग के नियम की कुछ मान्यताएँ वो मानेंगे तभी वैसा होगा, यानी मांग का नियम तभी लागू होगा, बाकी लागू नहीं हो सकता है। तो एक एक मान्यता को आपको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में भी इनको लिखना है, समझना है। ध्यान से देखिएगा। पहली मान्यता है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी उपभोक्ता की जो इनकम है वो नहीं बदलनी चाहिए। पहले जितनी इनकम थी आज भी वही इनकम हो। मान लो वस्तु की कीमत तो बढ़ गई, मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो अब क्या है, मांग का नियम क्या कहता है, कीमत बढ़ गई तो मांग कम होनी चाहिए। लेकिन उधर उपभोक्ता की आय भी बढ़ गई, कीमत तो बढ़ गई लेकिन उपभोक्ता की आय भी बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई, तो इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा। तो उधर रेट बढ़ गई चाहे वस्तु की, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो वस्तु खरीदेगा, काम में लेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मांग का नियम तभी लागू होगा जब आपको इनकम को क्या मानोगे, स्थिर मानोगे। तो आप समझ गए पहला कि उपभोक्ता की आय को आपको स्थिर मानना है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता की फैशन और रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो, फैशन और रुचि की अगर उपभोक्ता की वस्तु है तो चाहे वो कितनी भी महंगी है, वो उपभोक्ता उस वस्तु को जरूर खरीदेगा। इसीलिए उपभोक्ता की फैशन और रुचि वाली वस्तुओं में कभी मांग का नियम लागू नहीं होता है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि इसमें मेरी फैशन है, रुचि है, नहीं है, मुझे वस्तु अच्छी लगती है, तो कितनी भी महंगी हो फिर भी वो खरीदेगा। इसीलिए आपको इसको क्या मानना है, स्थिर मानना है। अगर आपको इसको भी स्थिर मानेंगे तभी मांग का नियम लागू होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं क्या होती है, जो एक दूसरे से संबंधित होती है। जैसे चाय, कॉफ़ी, आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह चाय पी सकते हैं। अगर एक चीज़ महंगी हो गई तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी चीज़ सस्ती हो गई, फिर एक महंगी तो दूसरी अपने आप उसको सस्ती लगेगी। तो एक जगह, एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकता है, उन्हें संबंधित वस्तुएं कहा जाता है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप चाय की डिमांड देख रहे हैं तो फिर कॉफ़ी की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कॉफ़ी की कीमत कम ज़्यादा होती है तो चाय की डिमांड भी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई संबंधित वस्तुएं हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो संबंधित वस्तु की कीमत को भी आपको क्या मानना है, स्थिर मानना है।
चलिए, फिर उसके बाद वस्तुओं की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किस्म का मतलब होता है क्वालिटी, वस्तुओं की क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु पहले 15 रुपये की आ रही है और अब कंपनी ने क्या किया, उसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा दिया, क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर दिया, अच्छा कर दिया और उसकी रेट बढ़ाकर 20 रुपये कर दी, तो भी कस्टमर उसको परचेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्वालिटी बढ़ाई और उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ कीमत भी बढ़ाई, तो कस्टमर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यार कोई बात नहीं, रेट बढ़ गई लेकिन उधर क्वालिटी भी तो अच्छी हो गई, तो वो फिर भी खरीदेगा। तो इसीलिए अगर आपको मांग का नियम लागू करना है तो आपको इसको भी क्या मानना पड़ेगा, स्थिर मानना पड़ेगा, वरना मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं मान्यताएं क्या है, मान्यताएं मतलब इनको मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट मान्यता को समझते हैं कि भविष्य में वस्तुओं की कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं हो। भविष्य में भी वस्तु की कीमत बदलने की संभावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है सोने चांदी में। सोने चांदी में आपको लगता है, मान लो भविष्य में कीमत बढ़ जाएगी तो आज आप उसको आज ही खरीद लेते हैं, क्योंकि आज की रेटें कम नहीं हुई हैं, आज रेट ठीक ठीक ही है, वो है जो चल रही है। लेकिन आपको भविष्य में लगता है कि बढ़ जाएगी तो आप आज आप परचेज कर लेंगे, और अगर आपको भविष्य में लगता है कीमत कम हो जाएगी तो आज आप परचेज नहीं करेंगे। तो भविष्य में भी वस्तु की कीमत बढ़ने की या कम होने की, ज़्यादा होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसको भी आपको स्थिर मानकर चलना है। तो ये 5 मान्यताएं जब आप स्थिर मानकर चलोगे अर्थव्यवस्था में, तभी मांग का नियम लागू होगा। तो ये है मांग के नियम की मान्यताएं। अगर कोई कन्फ्यूजन तो वापस थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को वापस 5 मान्यताएं देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में आपको ऐसे ही मांग का नियम लिखना है, उसके नीचे उसकी मान्यताएं लिखनी, तब जाके मांग का नियम पूरा होगा। खाली मांग का नियम लिखकर नहीं आना है, नीचे मान्यताएं जरूर लिखनी है, वरना बिना मान्यताओं के मांग का नियम कभी लागू नहीं होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।